हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स मूवी को, जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाए। तो अब हम अपनी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर किसी कारण से एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं और इसका सीधा असर पावर सप्लाई पर पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट इसका हल निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए मिट जाएगी। और दोस्तों, वो इसके लिए एक स्पेस स्टेशन का निर्माण भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हैमिल्टन और माइकल को, जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, हैमिल्टन एक साइंटिस्ट है और उसे उसी एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों, हैमिल्टन दरअसल माइकल के बिना वहाँ जाना नहीं चाह रही है, लेकिन माइकल उसे समझाता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और वो उसे इस मिशन पर जाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम देखते हैं कि हैमिल्टन के साथ उसकी पूरी टीम स्पेस स्टेशन क्लोवरफील्ड पहुंच जाती है और उन्होंने शेफर्ड नाम से एक पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया है, लेकिन वो उसे स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही उनके 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन हैमिल्टन अपने हस्बैंड माइकल के साथ वीडियो कॉल पर होती है। वो उसे बताती है कि अब उनके पास सिर्फ लास्ट 3 फायरिंग्स ही बाकी है और वो शेफर्ड को लास्ट 3 ट्राइज ही दे सकते हैं, और उनके अब स्पेसशिप की फ्यूल भी खत्म होने के कगार पर थी। अब कॉल रखने के बाद में हैमिल्टन कुछ वीडियो क्लिप्स देखने लगती है जिसमें वो और उसका हस्बैंड अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इस टीम में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट भी मौजूद थे और इन्हीं में से एक वॉलकॉफ इतने दिनों की नाकामयाबी का इल्ज़ाम स्मिथ पर लगाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। अब कमांडर कील इन दोनों पर काबू पाता है और इनको मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग एक्सीलरेटर को ऑन करने में लग जाते हैं। इसके बाद हमें न्यूज़ ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जिसमें एक साइंटिस्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर के खतरों के बारे में बताता है। उनके अनुसार ये एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से स्पेस और टाइम में चेंज हो सकता है। और ये साइंटिस्ट ये भी कहता है कि हो सकता है इसके यूज से ऐसा एक दरवाज़ा खुल जाए जिसमें से मॉन्स्टर और डीमंस हमारी दुनिया में आने लगे। दोस्तों, इस न्यूज़ पर ये टीम मेंबर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें तो अपने मिशन को कामयाब बनाना ही था। अब ये पार्टिकल एक्सीलरेटर को शुरू करते हैं, लेकिन उसमें पावर तो आ जाती है, पर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप का भी पावर कट हो जाता है। और पावर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो इस गैलेक्सी में हैं ही नहीं और इनके नेविगेशन डिवाइस भी इनके पास नहीं है। इन्हें ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से पृथ्वी को नष्ट कर दिया है। अब दोस्तों, इसी समय इन्हें अपने स्टेशन पर एक औरत की चीख सुनाई देती है और इन्हें पता चलता है कि वायर्स के बीच में एक औरत बुरी तरह से जकड़ी हुई है और वो रोते हुए इनसे मदद मांग रही थी। अब ये सब लोग इस औरत को देखकर डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके स्पेस स्टेशन में ये सब चल क्या रहा है, लेकिन ये औरत हैमिल्टन को जानती थी और वो उसे उसके नाम से पुकार रही थी। अब वो उस औरत को बाहर निकालते हैं और उसके शरीर में फंसे पाइप को निकालने के लिए वो उसे बेहोश कर देते हैं। अब हम अर्थ पर हैमिल्टन के पति माइकल को देखते हैं, जो अर्थ पर हुए धमाके को सुनकर बाहर आता है। वो देखता है कि जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे और यहाँ स्पेस में बाकी के साइंटिस्ट परेशान थे कि आखिर सब कुछ हो क्या रहा है। तभी मॉन्टी नोटिस करता है कि उनके स्टेशन पर लाए गए वॉर्म्स यहाँ से गायब है। फिर हम वॉलकॉव को देखते हैं जिसके साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अचानक से उसकी आंख दूसरी साइड घूम जाती है और वो काफ़ी अजीब तरीके से एक 3D प्रिंटर से एक गन और बुलेट्स को प्रिंट करता है और फिर वो स्मिथ पर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश भी करता है। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर मॉन्क के पास लेकर जाते हैं और तभी उसके मुंह से अचानक सारे गायब हुए वॉर्म्स निकलते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, इस स्पेसशिप में ये सारी अजीब घटनाएं क्या हो रही है हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अब उस लड़की को होश आता है। वो बताती है कि उसका नाम मीना जेनसन है और वो 2 साल से इस क्लोवरफील्ड पर काम कर रही थी। फिर वो आगे कहती है कि मेरे स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन में हैमिल्टन हमारे साथ नहीं थी, वो अर्थ पर ही रुकी थी और उसकी जगह यहाँ पर मैं आई थी। और हैमिल्टन और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो हैमिल्टन को पर्सनली जानती है। लेकिन हैमिल्टन उससे कहती है कि इस स्पेस स्टेशन में तुम्हें कोई नहीं जानता और मैं भी तुमसे पहली बार ही मिल रही हूँ। अब जेनसन भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो आखिर कहाँ आ गई है। अब जेनसन हैमिल्टन से कहती है कि कुछ भी हो लेकिन स्मिथ पे भरोसा ना करे, क्योंकि वो जर्मन गवर्नमेंट से मिला हुआ है और उसी ने एक्सीलरेटर में खराबी करी थी और इसी वजह से वो 2 साल से एक्टिवेट नहीं हो पाया।
इसके बाद कमांडर केल स्मिथ को मारते हुए एक चैम्बर में लॉक कर देते हैं। अब स्मिथ इन सारी बातों से इनकार कर देता है। दोस्तों हमें आगे पता चल जाएगा कि जेनसन आखिर ये सब क्यों कह रही है। अब हम माइकल को देखते हैं जो हॉस्पिटल जा रहा है। तभी उसका एक दोस्त जो स्पेस स्टेशन के लिए काम किया करता था वो उसे बताता है कि क्लोरोफिल्ड स्पेस स्टेशन अपनी जगह से गायब हो चुका है। और तभी माइकल की नज़र एक बिल्डिंग की तरफ जाती है जो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है और वहाँ पर उसे काफ़ी बड़ी परछाई भी दिखाई देती है। और वहीं पर एक छोटी सी बच्ची उससे मदद मांगती है जिसे वो अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हम स्पेस स्टेशन में मॉन्टी को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा है, लेकिन अचानक से उसका हाथ दीवार के आर पार चला जाता है और केल और हैमिल्टन आकर उसका हाथ बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके हाथ का दूसरा हिस्सा गायब हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ना ही तो उसके हाथ से खून आ रहा है और ना ही उसे दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्मिथ का दरवाज़ा कोई खोल देता है और उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है और इसीलिए वो सारे क्रू मेंबर्स को वहाँ पर बुला लेता है। और हम देखते हैं कि मॉन्टी का कटा हुआ हाथ वहीं पर रेंग रहा है जिसे मॉन्टी कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी ये हाथ अब एक अलग जीव बन चुका है और वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा था। अब यहाँ पर स्मिथ कहता है कि ये सब कुछ पार्टिकल एक्सीलेटर के ओवरलोड की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से 2 पैरेलल डायमेंशन क्रैश हुए हैं, यानी कि हमारी जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारी दुनिया का क्लोन है। और ये दोनों दुनिया एक साथ क्लैश होने के कारण ये सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। दोस्तों अब हम पैरेलल दुनिया की थ्योरी को समझते हैं, यानी हमारी जैसी ही एक और अर्थ है, एक और दुनिया है, लेकिन इन दोनों यूनिवर्स की दुनिया की टाइमलाइन अलग अलग होती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक 25 साल के लड़के हो तो दूसरी दुनिया में आप एक 8 साल के बच्चे हो सकते हो। और अब स्पेसशिप में जो भी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं वो सब उस पार्टिकल एक्सीलेटर की वजह से ही हो रही है, क्योंकि ये लोग अब एक अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर चुके थे। अब ये लोग उस हाथ को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब ये हाथ कुछ लिखने की ट्राई करता है, तभी ये इसे पेन दे देते हैं और वो हाथ लिखता है कि वॉल्वो के शरीर में देखो। तो वॉल्वो के शरीर में उन्हें अपना नेविगेशन डिवाइस मिल जाता है और अब उसे ये ऑन करके अपना पूरा सिस्टम देखते हैं और इससे वो अपनी अर्थ को वापस ढूंढ पाते हैं। और ये लोग सैटेलाइट को ऑन करके पृथ्वी की न्यूज़ भी देख लेते हैं और इससे उन्हें पता चलता है कि उनका ये क्लोरोफिल्ड एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है और उनका पूरा का पूरा स्टेशन समुद्र में क्रैश हो चुका है, जिसकी वजह से सभी लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये न्यूज़ सुन के ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो स्मिथ उन्हें समझाता है कि यहाँ हम एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुके हैं, यानी अपनी ही दुनिया की एग्जैक्ट कॉपी ये दूसरी दुनिया है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम हमारी दुनिया को यूनिवर्स ए और जहाँ वो पहुँच चुके हैं उसे यूनिवर्स बी कहेंगे। यानी यूनिवर्स ए और बी दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन दोनों के टाइम्स अलग अलग हो सकते हैं। और दोस्तों यूनिवर्स बी में भी पावर क्राइसिस चल रहे थे और उन्होंने भी सेम क्लोरोफिल्ड स्पेस स्टेशन बनाया था जिसमें हैमिल्टन को छोड़कर बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे। यानी ये जेनसन नाम की जो लड़की है वो यूनिवर्स बी से इनके स्टेशन पर आई है और इसी एक्सपेरिमेंट में ये यहाँ पर ट्रैवल कर चुकी है। लेकिन यूनिवर्स बी में इनके ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं और ये सब लोग समुद्र में मर जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने का कारण होता है स्मिथ, क्योंकि उसी की वजह से ये एक्सीलेटर ओवरलोड हो गया और उसमें क्लैश हो गया। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ए में स्मिथ किसी से भी मिला हुआ नहीं है और यहाँ पर स्मिथ बताता है कि अब हमें वापस से अपने ओरिजिनल यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स ए में ट्रैवल करना होगा। भी ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हैमिल्टन को पता चलता है उसकी कॉपी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी और उनके साथ वो आग लगने का हादसा भी नहीं हुआ था, इसी वजह से उसके बच्चे भी जिंदा थे। अब यहाँ जैक्सन उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है और वो देखती है कि ऐसी ही वीडियो क्लिप उसने भी निकाली थी और इस वीडियो क्लिप के बाद ही उसके साथ वो आग वाला हादसा हुआ था। यानी इस यूनिवर्स बी की टाइमलाइन में भी जल्द ही वो एक्सीडेंट हो सकता है। दरअसल यहाँ पर हैमिल्टन ने एक डैमेज पावर सेल अपने घर पर लगाया था और उसी की वजह से आग लगी और उसके बच्चे उसमें मारे गए। अब उसे यूनिवर्स बी में ये एक्सीडेंट होने से रोकना था और इसके लिए वो सोचती है कि एक्सीलेटर ऑन होने के बाद वो यूनिवर्स ए में जाने के बजाय यूनिवर्स बी में जाकर इस एक्सीडेंट को रोकेगी। अब इन्हीं सब के दौरान मॉन्टी की बहुत अजीब तरह से मौत हो जाती है और इनके स्टेशन पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका एक कंटेनर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से स्पिन करने लगता है और अगर इस कंटेनर को डिटैच नहीं किया गया तो ये स्पेस को ले डूबेगा।
इसीलिए उसे मैनुअली डिटैच करने के लिए किल, मैन और हैमिल्टन उस कंटेनर के पास चले जाते हैं। अब इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इस कंटेनर को डिटैच करने के लिए इसके अंदर जाना होगा और जो भी इसके अंदर जाएगा वो अपने स्पेस स्टेशन से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। किल ये सब जानते हुए भी ये रिस्क ले लेता है और खुद को इसके अंदर लॉक करके उसे डिटैच कर देता है और अपने साथियों को बचाने के लिए वो खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। अब जैसे ही कंटेनर वहाँ से चला जाता है वो स्टेशन स्टेबल हो जाता है और तभी पार्टिकल एक्सेलेरेटर को भी ये एक्टिवेट करने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग यूनिवर्स ए में पहुँच जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स ए में जाने से पहले जैनसन और हैमिल्टन यूनिवर्स बी पर रवाना होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जैनसन हैमिल्टन को बेहोश कर देती है। अब जैनसन वही गन लेकर मॉन्क को मारने के लिए जाती है, क्योंकि अगर ये क्लोरोफिल स्टेशन यहाँ से चला गया तो जैनसन के अर्थ के एनर्जी क्राइसिस कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसका स्टेशन तो डिसॉल्व हो चुका था और इसीलिए वो सभी को मारकर अपने ही यूनिवर्स में इस एक्सेलेरेटर को ऑन करना चाहती थी ताकि उसके अर्थ की क्राइसिस मिट जाए। फिर वो स्मिथ को भी मारने के लिए जाती है, लेकिन तब तक हैमिल्टन को होश आ जाता है और वो जैनसन को रोकती है। इसके बाद दोनों की काफ़ी हाथापाई होती है, लेकिन अब हैमिल्टन जैनसन को स्टेशन के बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो स्मिथ के शरीर के बुलेट निकालती है। अब ये दोनों ही बचे थे, इसीलिए ये दूसरे अर्थ पर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हैमिल्टन यूनिवर्स बी की हैमिल्टन को आगे होने वाले एक्सीडेंट के बारे में सारी चीज़ें बता देती है और उसे पावर सेल लगाने से मना करती है और अर्थ को बचाने के लिए वो क्लोवरफील्ड स्टेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये सब भी बता देती है। और ये सब होने के बाद वो शेफर्ड एक्सेलेरेटर को इग्नाइट कर देती है और थोड़ी ही समय के बाद ये दोनों भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहां से ये गए थे। अब यहाँ आने के बाद ये एक आखिरी बार पार्टिकल एक्सेलेरेटर को इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है और अब इसमें से एनर्जी जनरेट होने लगती है जो आगे चलकर अर्थ के एनर्जी क्राइसिस को मिटाएगी। यानी इनका मिशन अब सक्सेसफुल हुआ। इस पर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये अपनी अर्थ के लिए निकलते हैं और हम देखते हैं कि हैमिल्टन और स्मिथ जब बादलों के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमें पैरेलल यूनिवर्स का एक कंसेप्ट दिखाया गया था। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएँ। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।